बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने हमारा लास्ट सेशन देखा होगा जिसमें डॉक्टर अत्तर अहमद के साथ सी पैक के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हमने डिस्कस किया था। उसमें डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल से सी पैक की प्रमोशन और सी पैक का इंफ्रास्ट्रक्चर सब तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई थी। और आज हम एक दफ़ा फिर इनके साथ हाज़िर हैं और हम इनसे एक्सपोर्ट प्रमोशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अत्तर अहमद इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। ये बहुत सारे चैनल्स पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अलावा इंटरनेशनल भी ये लोगों को टीचिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं यूएसए के अंदर। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ लाए आप, और आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया और अवाम नास तक और रिलेवेंट इदारों तक मेरी बात पहुंचाई। मशकूर हूँ आपका, आपके चैनल का मैं। सर आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हाजिर हैं हम, बिल्कुल। आज एक्सपोर्ट प्रमोशन के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे कि बिल्कुल। किस तरीके से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा गाइड करें हमारी ऑडियंस को। चलो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात में बताऊं कि ये एक्सपोर्ट को बढ़ाना कोई इतना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें रेलेवेंट काम रेलेवेंट वक्त पर करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे। देखिए, अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें तो पाकिस्तान में फ़रोग़ बरामदात की ज़िम्मेदारी जो है वो पहले हुआ करता था एक्सपोर्ट्स प्रमोशन ब्यूरो, अब उसका नाम ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है। इस इदारे की ज़िम्मेदारी है कि ये बरामदात को फ़रोग़ दे। अब अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें किसी की मतलब ये कि खामियों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि देखिए, मुख्तलिफ़ महकमे होते हैं और मुख्तलिफ़ महकमों की सरबराही और उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो उस रेलिवेंट फील्ड के होते हैं और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड उस फील्ड से वाबस्ता रहता है और अमली तजुर्बा उसी फील्ड से वाबस्ता रहता है। कि ठीक है, हुकूमत की ये बातें बड़ी ठीक हैं कि भाई लोगों को 3 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रखते, फिर वो लूप होल्स और ये सारी चीज़ों के महफूज रखने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ। अब बरामदात का ताल्लुक़ किस चीज़ से? इंटरनेशनल मार्केटिंग के ज़मरे में आता है ये। अब अगर आप से मैं ये सवाल पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़े हुए कितने लोग हैं, मार्केटिंग पढ़े हुए कितने लोग हैं, या मार्केटिंग के तजुर्बेकार कितने लोग हैं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको नहीं में मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं में मिलेगा। अच्छा, अमली तौर पर तो वो ब्यूरोक्रेट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उन्होंने बरामदात तो कभी की नहीं है, वो बिज़नेस में तो कभी नहीं रहे। वो ग्रेजुएशन करके CSS करके गवर्नमेंट में आ गए। और मैं कोई खुदा न खास्ता ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे होंगे। लेकिन आप ये बताइए कि अगर एक MBBS डॉक्टर अगर ये चीज़ देखेगा तो उसको, मेरी नज़र में जब वो रेलिवेंट तालीम नहीं है तो उसे मैं तालीम याफ्ता नहीं कहूँगा। उसने अगर फ़िज़िक्स में PhD भी कर रखी है तो इस मुतालिका शोबे में उसकी कितनी तालीम है? नहीं है। इस मुतालिका शोबे में उसका कितना अमली तजुर्बा है? नहीं है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो ये तो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये इदारा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये इदारा है तो इसमें इतने बड़े इदारे में इतने बड़े मुख्तलिफ़ शहरों में इसके दफातर मौजूद हैं। कोई ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? कोई नहीं पढ़ा हुआ। कोई कोई 10 साल का नहीं, 5 साल का भी कोई बरामदात किया हुआ है कोई तजुर्बेकार शख्स है? नहीं है। तो इसकी सरबराही उसको मिलनी चाहिए जो मुतल्लिका शोबे का तालीम याफ्ता हो और मुतल्लिका शोबे का अमली तजुर्बेकार हो। अब वो क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग समझेगा, वो क्या मार्केटिंग समझेगा जिसने ना तो कभी प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट में इंडल्ज रहा है, ना कभी इस तालीम में रहा है। उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग किस तरह की जाती है क्या पता है?
अब वो आके अकड़ के इस शोबे के तजुर्बेकार लोगों के सामने कहता है कि पॉलिसी मैं बनाऊंगा, एग्जीक्यूट आप करेंगे। तो ये वाइस वर्सा हो गई चीज़, ये वाइस वर्सा हो गई। अब आप एंकरिंग कर रहे हैं, मुझसे सवालात कर रहे हैं, मेरे पास क्यों आए हैं कि मैं इस मुतल्लिका शोबे का हूँ। अब आपको बिठा के मैं टेलीविज़न एंकरिंग अगर सिखाऊं तो भाई उम्र में आप मुझसे बेशक 20 साल छोटे हों, लेकिन इस शोबे में आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको एंकरिंग नहीं सिखा सकता। तो इसी तरह से एक्सपोर्टर्स जब उनके पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं नहीं ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब है। आपको क्या पता, जो शख्स अमली तौर पर जिसने सारी ज़िंदगी जद्दी पुश्ती ये बिज़नेस किया है, उसको आप पॉलिसी अच्छी है और पॉलिसी अच्छी नहीं है, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं, किस बुनियादों पर कह रहे हैं, आप किस पर बेस करके आप उसे कह सकते हैं ये। अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, अब देखें दुनिया भर में पाकिस्तान के सफारत खानों में कमर्शियल ऑफिस होता है, कमर्शियल टैशी होता है, कमर्शियल ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ से। सफारत खाने में कमर्शियल टैशी होता है, काउंसलेट्स में कमर्शियल ऑफिसर होते हैं, इनका काम यही है। अब हमारे पास जो एक 1947 में जो गोरे छोड़कर सिस्टम गए थे, वही सिस्टम 2022 में भी चल रहा है। अब वो जो लोग जाते हैं, वो कौन लोग जाते हैं, मतलब मैं अगर खुल के बात करूं तो शायद कईयों को ये बात अच्छी ना लगे। वो कोई मतलब ये कि आप ढूंढ लें 50 कमर्शियल टैशीज, मेरा ये दावा है कि 40 से 45 वो निकलेंगे कि कोई वो उस ख़ानदान का वो सियासी रसूख वाला, कोई इसका, कोई उस एमएनए का भांजा, कोई इसका भतीजा, कोई इसका बेटा, कोई इसका, मतलब ये कि ये इर्रेलेवेंट लोग सिर्फ प्राइस पोस्टिंग के लिए ये ओहदा दिया जाता है। तो प्राइस पोस्टिंग किसको दी जाती है? देखिए, कोई कस्टम वाला है, कोई पुलिस की नौकरी वाला है, कोई मेडिकल डॉक्टर है, वो कमर्शियल टैक्सी की नौकरी पर है। तो मतलब किन बुनियादों पर उसको अपॉइंट किया? क्या वो पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने वाला था? तो वो चले मैं मान लूँ कि एक्सपोर्ट का तो उससे तजुर्बा है। तो हाउ टू फेच मार्केट, इस पर कुछ भी नहीं। सिस्टम वो 1947 वाला है कि कोई आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा, तो वो जो पूछेगा वो आप हफ्ता भर जमा करेंगे, पीर से लेके जुमे तक आप जमा करेंगे कि ये इंक्वायरी आई थी, ये इंक्वायरी आई थी, ये इंक्वायरी आई थी। जुमे के दिन सारी ट्रेड इंक्वायरी को वो एक जगह करेंगे और डाक के ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद को भेजा देंगे। एक हफ़्ता ऑर्डिनरी डाक लगता है। फिर वो उसको सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करके उसकी कॉपीज़ करके TDAP के मुख्तलिफ़ शहरों के ऑफिस में वो लगा देंगे। तो उसमें वो लगा देंगे तो फिर वो जब खोल के लोग पढ़ेंगे तो फिर वो एक्सपोर्टर्स उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब बात ये कि आज के दौर में तो भाई ज़माना क़यामत की चाल चलता है। इंटरनेट का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, अब तो वीडियो टॉक का दौर है। तो अभी बात हुई और अभी उसका रिस्पॉन्ड आया, तो होना ये चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं है हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। अब आज की दुनिया में क्या होता है कि कमर्शियल अटैची अपने ऑफिस में नहीं बैठता। कमर्शियल अटैची और कमर्शियल ऑफिसर इज़ अ सेल्समैन। उसको ज़रूरत नहीं है कि सूट पहन के नाक पे मक्खी ना बैठे, बाल ऐसे जमे हुए हों और ऐसे फ्रेश चेहरा हो। उसको तो चाहिए पसीना आए, ख़मीज़ बाहर निकले, बसों में लटक जाए और जाके अब कन्विंस करके अपने फेवर में ऑर्डर जनरेट कराए वहाँ से। तो हमारे पास ये मार्केटिंग नहीं हो रही, सेल्समैनशिप हो रही है हमारे पास। देखिए, बीइंग अ मार्केटियर, मार्केटिंग में और सेल्स में फ़र्क है। सेल्स में ये चीज़ है, ये आपको बेचना है। मार्केटिंग में मुझे आपकी ज़रूरत को क्रिएट करना है और अपने फेवर में उसको ऑर्डर दिलवाना है। तो वो हम कर नहीं रहे। हम सेल्स कर रहे हैं कि ये है और ये लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ये काम नहीं करना है हमने कहना नहीं, जाओ, ठहरो, ये नहीं, ये चाहिए, इस शेप में चाहिए, हम इस शेप में करके देते हैं, इस रंग में चाहिए, हम इस रंग में करके देते हैं। और अगर वो चीज़ हमारे मतलब अगर इस्तेमाल की नहीं है
तो कोई बात नहीं, हम आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में बना कर देंगे। देखिए, आपने कपड़ा पहना है, मैंने भी कपड़ा पहना है, ये एक ही चीज़ है। अब कपड़े का आपने शलवार कमीज़ बनाया है, कपड़े का मैंने पैंट शर्ट बनाया, बुनियादी तौर पर ये कपड़ा है। अब इसी कपड़े का आप ख़वातीन के लिए भी शर्ट शलवार बना लीजिए, बाहर के लोगों के लिए स्कर्ट भी बना लीजिए, चीज़ एक ही है। तो वैल्यू एडिशन में ये चीज़ मुख्तलिफ़ लोगों के लिए एडिशन हो जाती है। इसी कपड़े का डाइनिंग टेबल का कवर भी बन जाता है, इसी कपड़े का सोफ़े का कपड़ा भी बन जाता है। तो वैल्यू एडिशन पर तो हम ये कहते हैं ये है, ये लेना है ले लो, नहीं लेते और कुछ नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है, हर चीज़ हो सकती है हमारे पास। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास कमर्शियल अटैचीज़ जो हैं, ये रूटीन गवर्नमेंट के सर्विस के नहीं होने चाहिए, ये रेलिवेंट तालीमी याफ्ता होने चाहिए और रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाली होने चाहिए। अब पाकिस्तान में कोई 42-44 चैम्बर्स हैं। एक वफाक बनाए तिजारत व सनत है जो पूरे पाकिस्तान का है, बाकी कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, इस्लामाबाद चैम्बर, छोटे छोटे शहरों का भी है। 120-140 ट्रेड एसोसिएशंस हैं। इनके लोगों का काम ही यही है। इनके ऊपर वो आ रहा है जिसका ये काम ही कभी नहीं था। वो इनको बैठ के क्या पढ़ाएगा, अब ये जो पूरे हफ्ता भर ट्रेड इंक्वायरीज जमा करते हैं और फिर एक हफ्ते में डाक के ज़रिए आती हैं, फिर एक हफ्ते में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में आती हैं, फिर कोई वहाँ एक्सपोर्टर जाता है और नोटिस बोर्ड देखता है तो फिर वो आके रिस्पॉन्ड करेगा। तो 3 हफ्ते में तो भाई लोगों का सामान आधा रास्ता पहुँच चुका होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अभी तो काफ़ी पूरा पहुँच जाता है जी। तो बात ये है, मैं अब नाम नहीं ले रहा, दूसरे मुल्कों के कमर्शियल टैक्सीज जाते हैं, ऑफिस में लोअर स्टाफ को बिठाते हैं, खुद बाहर घूमते हैं, खुद बाहर घूम के इंक्वायरी जनरेट करते हैं और जब वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठ के फ़ोन करते हैं कि मैं इस नंबर पे बैठा हूँ, फ़ौरन फैक्स करो, अभी इस पे ईमेल करो या वीडियो कॉल पे सामान दिखाओ। वीडियो कॉल करके वो उस तरफ लगाते हैं और अपने जिसके सामने बैठे हैं उसको ये चीज़ दिखा रहे हैं, फिर बैठ के उसको बात करते कि भाई आप बात सुने, तफसीली बात होगी, आप मेरे घर आ जाइए, अरे पहली मुलाकात में वो फिर अच्छा बीवी बच्चों के साथ आइए, आपके बच्चे कितने हैं? वो कहता है बच्चा मेरा एक 16 साल का है, बेटी मेरी कोई 10 साल की है। उसको क्या ज़रूरत पड़ी यही पूछने की? वो पूछ इसलिए रहा है कि 10 साल 16 साल का बच्चा है, लड़का है, तो खेल का शौकीन होगा, बॉक्सिंग ग्लव्स पहनेगा, बैट देंगे उसे, स्पोर्ट्स शूज़ पहनेंगे। लड़की 10 साल की है, वो गुड़िया देंगे, बलोची लिबास देंगे उसे, ये चीज़ देंगे, कल्चर की चीज़ें देंगे। फिर बेगम इसकी है, जब वो आएंगे ना यहाँ पर तो वो सियालकोट के बने हुए बैट और फुटबॉल और ये बच्चे को देखा हुआ है, ये खेलो देखो मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फुटबॉल है, ये फीफा में भी यही फुटबॉल खेला जाता है। बच्ची आएगी तो कह रहे कि ये देखो 4 लिबास की गुड़िया है, कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें। जब उसकी बेगम आएगी तो उसकी साड़ी पकड़ के कहता है ये इस कपड़े की है, ये ऐसे गर्म मौसम में भी चलती है, आपके स्कर्ट्स भी इसी कपड़े के बन जाएंगे। वो आता एक चीज़ के लिए है, बाद में 10 चीज़ें नोट करके जाता है कि यार ये भी मंगाऊंगा, ये भी मंगाओ। जब खाना खिलाता है तो खाना खिला के कहता है बिरयानी कैसी? वो कहता है बहुत अच्छी है। तो कहते हैं इसके चावल ये वाले हैं, इसमें ये वाला मसाला डाला है मैंने और ये वाली चीज़ें हैं, इससे देखें टेस्ट में कितना अच्छा फ़र्क पड़ गया। अब वो चीज़ कोई एक के लिए आया था, कहता है घर में पर्दे ये लगे हैं, सोफ़े पे कपड़ा ये है, मेरी बीवी ने इस कपड़े की साड़ी पहनी है, मेरा बच्चा ये फुटबॉल खेलता है, वो 50 चीज़ों का वो करके गया। तो ये चीज़ें होता है अपने कंट्री का तारुफ कराना। हमारे पास ये नहीं होता, आ जाओ। सिफारत खानों का गेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि कोई देखे। पाकिस्तान क़ालीन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, लेकिन 3 सिफारत खानों में मैं भी देख चुका हूँ कि क़ालीन भी फटा हुआ पुराना, जिसके अंदर डोरे निकले हुए, पाँव में फंस के बंदा गिर जाए। तो अब कोई क़ालीन मेरा अच्छा है, मैं किसी को बोल सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। और फिर दूसरी बात ये कि आप आ गए पीर को, जुमे तक तो मैंने वो आपकी इंक्वायरी भेजी नहीं है, तो भाई ये जेब में फ़ोन किस लिए है आपके? मैं तो कहता हूँ वो आता है तो उसकी तरफ कैमरा करके शक्ल भी करो उसकी, ये देखो ये साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, इनको क्या चाहिए, यस व्हाट डू यू वांट। यानी वो बैठा है जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, यहाँ वजारत तिजारत को बता रहे हैं कि ये बंदा बैठा है, ये चीज़ लेने के लिए आया है। और फिर दूसरी बात ये है कि अब
कमर्शियल टैक्सीज जो होते हैं वो दे आर रिपोर्टिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद, ठीक है ना। देखिए सिस्टम ऐसे हो कि अगर कोई कपड़े का ऑर्डर हो तो वजारत तजारत को जाए, ज़रूर जाए, मैं मना नहीं करा, लेकिन एप्टेमा को जाए, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन को, प्रेगमिया को जाए, पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, ठीक है ना, ये सारे लोगों को जाए ताकि रिलेवेंट। अभी अगर प्रेगमिया है, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, ठीक है ना, यहाँ पर जाए, प्रेगमिया के सेक्रेटरी जनरल पूरे मेंबर में उनके पास, सबके पास सिस्टम होता है, 500 मेंबर हैं, 600 मेंबर है, सबके पास चले जाएगा कि भाई जर्मनी में इसने ये चीज़ मंगवाई है। अब उसके पास 500 में से 50 लोग भेज देंगे, 50 लोग भेजेंगे, 50 में से 5 तो चीज़ें पसंद आएंगी जी। ऑर्डर जब शुरू होगा ना, तो फिर आज इतना हुआ है, कल इतना 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 होता रहेगा। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से हमने ढालना है कि रिलेवेंट लोगों को लेकर आएँ, रिलेवेंट लोगों से काम करें। देखें, मुझसे आप इलाज करवाने आएंगे तो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, मैं फिजिशियन डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरा तो बच्चों में भी छोटा बच्चा डॉक्टर है ना, लेकिन उसकी बात मैंने माननी पड़ेगी कि वो रिलेवेंट बंदा है। तो भाई एक्सपोर्ट में भी यही चीज़ है कि जो रिलेवेंट बंदा हो उसको उसकी ज़िम्मेदारी दो ना आप, उसको ये ज़िम्मेदारी आप नहीं दे रहे। उसको जब ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे तो उसको दे रहे हैं जिम्मेदारी जिसने ना अमली तौर पर ये काम किया है, ना एकेडमिक तौर पर ये काम किया है। तो वो तो टर्मिनोलॉजी भी पूरी नहीं जानता कि ये ईडीएफ क्या होता है। वो तो यूँ देखेगा, वो ईडीएफ क्या होता है। भाई ईडीएफ क्या होता है? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड होता है। फिर वो कहता है वो तो कल तो ईडीएफ कह रहे थे, आज ईएमडीएफ कह रहे थे। भाई ईएमडीएफ होता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड। तो मतलब ये बुनियादें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में आज आया है, कल को वो कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में रहेगा, और कल से आज आने से पहले भी वो किसी और डिपार्टमेंट में था। तो अब वो किस तरीके से यहाँ पर जस्टिफाई करेगा, अपने आप को इंसाफ करेगा। तो ये चीज़ है। इसके आगे आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आप पूछें, आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। सर जैसा कि आपने बताया है कि सफारतकारी जो है उसके थ्रू इंटरनेशनल मार्केट को प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक तो इसके ऊपर बड़ा फोकस्ड होकर चलते हैं और सफारतकारी के थ्रू अपनी कंट्रीज़ की जितनी भी प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो इस चीज़ को सिर्फ वीज़े के लिए या इन चीज़ों के ऊपर वो कर रहे होते हैं। बाकी एक्सपोर्ट के हवाले से मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान फोकस्ड होकर मतलब इसके ऊपर चले कि प्रमोट किया जाए एक्सपोर्ट को। देखें हमारे एंटरप्रेन्योर्स में, एक्सपोर्टर्स में ज़रा आईक्यू लेवल और एक इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन गेटअप होना चाहिए। चैम्बर में भी कोई डेलीगेशन आता है तो कोई गैर मुल्की सफारतकार आता है तो बड़े हमारे एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि आई वांटेड टू अप्लाई फॉर वीज़ा, मुझे वीज़ा कहाँ से मिल जाएगा, वीज़ा कब दिला दोगे, ये करोगे। मतलब उनकी दुनिया शुरू होती है वीज़ा पर, उनकी दुनिया ख़त्म होती है वीज़ा पर। आप तो अपने आप को इतना इंडिस्पेंसिबल बनाओ कि वो बोले कि आओ हमारे मुल्क आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ, अपनी चीज़ें लेकर आओ, दिखाओ। हमारे एग्ज़िबिशंस नॉन प्रोफेशनल एग्ज़िबिशंस हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रिलेवेंट नहीं है। अब जो बंदा जद्दी पुश्ती चला आ रहा है एक्सपोर्ट करने में, उससे तो कोई एक्सपोर्ट के बारे में बात ही ना करे। देखिए एक्सपोर्ट के लिए मैं बैठ के आपको कन्विंस करें या आप बैठ के मुझे कन्विंस करें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, आप भी पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो आपके साथ बैठकर दोनों ने मिलकर कोशिशें करके बाहर की दुनिया में बैठे हुए लोगों को कन्विंस करना है। अब आपको अगर मैं एक बात बताऊं, देखिए बहुत बड़ा रोल मीडिया प्ले करता है। आपको पता होगा हमारे पास तुर्की के ड्रामे आते हैं टीवी पर। जी तुर्की कितना रोशनास हो गया हमारे पास। पहले ज़माने में बहुत इंडिया के ड्रामे आते थे हमारे पास। तो हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे थे और वो तरीक़े इस्तेमाल करने लगे थे कि मैंने तो एक बड़ी चीज़ सुनी है जो मुझे बहुत शर्म आई, अफसोस हुआ कि क्लास 5th का बच्चा जब होमवर्क करके टीचर के पास गया तो वो अपनी टीचर के पास कॉपी लेकर यूँ गया और उसके मुंह के ऊपर यूँ गया हरि ओम हरि ओम। यानी ये इतने इन्फ्लुएंसिंग होता है मीडिया। बिल्कुल। तो जब इस तरह का इन्फ्लुएंसिंग होता है तो इन्फ्लुएंसिंग हम अच्छे
सेक्टर में क्यों ना करें? हमारे पास बेशुमार चैनल हैं, दिन में कुछ नहीं तो पूरे दिन में मुख्तलिफ चैनल में 25 तो ड्रामे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं मीडिया की बातें नहीं, इस वक्त एक्सपोर्ट का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इन ड्रामों में हम लोगों को क्या चीज़ सिखा रहे हैं, मैं उस टॉपिक पे नहीं पढ़ना चाहता। एक एक ड्रामा अभी देखो तो पता चलता है कि तो कल रात में तो ये देखा था ना, ये तो कल सुबह में भी मैंने देखा था, आज फिर हो रहा है, यानी 4-4 मरतबा वो रिपीट टेलीकास्ट होता है। तो ये हमारा क्या वजारत इत्तलात को ये कहे कि ये पेमरा का एक रूल बनाओ, एक लाइसेंस टीवी को दो कि 24 घंटे में 2 घंटे जो हैं वो हमारे होंगे, 1 घंटा तालीम का होगा। तो 24 घंटे में से आप अगर 4 घंटे ले लें और 4 घंटे प्रोग्राम करें अंग्रेज़ी में, और वो अंग्रेज़ी में प्रोग्राम करें हम उनके लिए जो बग़ैर मुल्क में हैं, आबाद हैं। मैं बैठ के आपको कन्विंस करूँगा, अरे भई आप भी पाकिस्तानी हैं, तो मुझे तो दूसरों को करना है, तो मैंने अंग्रेज़ी में करना है। फिर मुख्तलिफ सब टाइटल्स लगाऊँ लैंग्वेज के, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस लगाऊँ मैं। और फिर हम बात करें अपने एक्सपोर्टर से, जिसमें मसाइल को डिस्कस ना करें हम पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करें, अपनी क्वालिटीज़ को डिस्कस करें, और अपनी इस कैपेबिलिटी को डिस्कस करें कि हाउ यू कैन मोल्ड योरसेल्फ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट। ये हम नहीं कर रहे, तो ये हम करें। अब वही शादियों के, वही अफेयर्स के, और अल्लाह माफ़ करे दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करता कि इनके लिए ही ड्रामे हैं ये, तो क्या हम इनको इस तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि एक्सपोर्ट प्रमोशन? अगर मैं एक्सपोर्ट से हट के तालीम की बात करूं, हमारे पास की तालीम इतनी महंगी है, ट्यूशन्स इतने महंगे हैं, अगर हम दिन में 1 घंटा एक चैनल को कह दें कि तुम्हारा काम फिज़िक्स पढ़ाना, तुम्हारा काम केमिस्ट्री पढ़ाना, तुम्हारा काम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना, 1 घंटा दिन में लगाओ, 1 घंटा अगर वो प्रोग्राम लगेगा, उसके लिंक सारे स्टूडेंट्स करेंगे, हमारे ट्यूशन के जो अरबों रुपए महीने के खर्चे होते हैं ये कम हो जाएंगे। बिल्कुल हम अपनी चीज़ों के बारे में बाहर की दुनिया में बताएं। हम अपने प्रोग्राम अंग्रेज़ी में क्यों नहीं कर सकते? फिर जो स्टेट चैनल है उसके पास पीटीवी वर्ल्ड है, अंग्रेज़ी में है, पीटीवी ग्लोबल है, जो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा देखा जाता है, हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत सारे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हमारे मीडिया जाए, हम तो हैं परदेश में, इस नाम से प्रोग्राम करें, और वो प्रोग्राम करें, उसमें उनको किचन दिखाएं, उनका डाइनिंग टेबल दिखाएं, उनके बच्चों को बताएं कि आप कुरान कैसे पढ़ते हैं, उर्दू कैसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़िए, पाकिस्तान में हम ये काम कराएंगे, आपको हम कराएंगे। खाना पका रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान में रहिए, उनका किचन दिखाइए कि ये मसाला रखा हुआ है, ये चावल रखे हुए हैं, ये चावल कहाँ के हैं, ये कामुके के हैं, और उसे उबालने से पहले इतना कर दिए कि आधा घंटा पानी में भिगा कर रखें तो बहुत नरम हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, ताकि ये दुनिया देखे उनकी भी, उनके प्रोग्रामों में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस्तेमाल करें आप अपनी चीज़ों के बढ़ाने में। हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बस सिर्फ पैसा भेज दो, आगे तो खैर दूसरी सारी चीज़ें में पॉलिटिकल बात हो जाएगी, वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हम हर सेक्टर को देखें, जहाँ जहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ सकती है उसको मोबिलाइज़ करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मोबिलाइज़ करें, हम उनको फैसिलिटेट करें, हम उनको इस्तेमाल करें अपनी चीज़ों के वहाँ पर एग्जीबिशंस को बढ़ाने के लिए। कमर्शियल अटैचीज़ को प्राइवेट सेक्टर से चुनें आप। मैं कहता हूँ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दे दें ये जिम्मेदारी कि कमर्शियल अटैची आप हमें देंगे, हम उनको अपॉइंट करेंगे, और कमर्शियल अटैची जो करेगा वो देन एंड देयर फ़ोन पे करेगा, और मोबाइल पे करेगा, व्हाट्सएप पे करेगा, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं आपके पास, वीडियो कॉल है आपके पास, वो तो बैठ के अभी दिखा सकते हैं कि अभी बैठो यहाँ पे रात में, उनका दोपहर के 12 बजे, आपके शाम में 6 बजे बैठो, अपना शोकेस दिखाओ पूरा, ये है, ये है, ये है, ये है, उनके सैंपल भेजो आप, वो कल कहे, आज रात में आप सैंपल भेजो, कल उनको मिले। यहाँ पे हमारे पास वो 1 हफ्ते में आएगा, 1 हफ्ते में डाक में रहेगा, 1 हफ्ते बाद ये देख के भेजेंगे, और जो आ गए तो उन्होंने देख लिया। तो बात ये है कि कैसे वो लोग एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं जो हमसे बहुत पीछे हैं, जिनके पास धागे का एक गड्डी नहीं है धागे की, वो हमसे पाकिस्तान की पूरी बरामदात से दुगना तो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं।
सर इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान डे बाय डे मतलब डिक्लाइन एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है, मतलब बजाय ये कि हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। पिछले अगर 10 साल की स्टेट्स देखे जाएं तो जो एक्सपोर्ट आज से 10 साल पहले हो रही थी आज उससे भी कम हो रही है। दूसरी कंट्रीज़ का आप देखें तो उन्होंने 100% 200% ग्रोथ किया है इस एक्सपोर्ट के हवाले से। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का देखते हैं तो पाकिस्तान डे बाय डे मतलब डाउन ही हो रहा है, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। हर बंदा परेशान है, डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और लोग जो है आपके सामने बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात जो है ना, अना, ईगो। मैं इस रेलिवेंट इदारे का सरबराह हूं, आप मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आप 25 साल से बरामदाद में हैं, आपके वालिद साहब थे, उनके वालिद साहब थे, आपके तो रगों में तिजारती खून दौड़ रहा है। मैं तो कल को इस इदारे का सरबराह बनाऊं और फिर आपके सामने हंसूं, मुझे पढ़ा रहे हो, मैं इस इदारे का सरबराह हूं। आता क्या है मुझे ये थोड़ी बताऊंगा, मैं इदारे का सरबराह हूं मैं। तो हम रिलेवेंट लोगों से मशवरा करने में, उनकी बात मानने में अपनी अना को समझते हैं कि ये कमतर हो रही है। तो कमतर हो रही है तो लिहाजा मैं अगर आपकी बात मान लूं और आपको मैं ये ना कहूं कि यार तुम मुझे पढ़ा रहे हो, तुमको क्या आता है, तो फिर मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं बड़ा हूं। हमको खुद बड़ा नहीं होना, अपने मुल्क को बड़ा करना है। और होना तो ये चाहिए कि अपने मुल्क को बड़ा करने के लिए आपको ज़मीन पे भी बैठ के यूं करके भी बात करना पड़े ना, आप करें, मुझे मिले मैं करूँगा, मौका बिल्कुल करूँगा। आउटपुट क्या होना चाहिए मेरा मुल्क की तरक्की टेंजिबल लोगों को नज़र आए। और देखिए, जिस तरह कारोबार में कहते हैं ना, पहले चंद लाख आपको बनाने होते हैं, फिर पैसा पैसे को बनाता है। ऐसा ही है। आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख का अगर आपको 10% मिल रहा है तो 1,10,000 मिल जाएगा। आप 10 लाख लगाएंगे ना तो फिर 10 लाख की जगह 10% 11 लाख मिलेगा, 1 लाख आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से जितना ज़्यादा आप लगाएंगे तो उतना ज़्यादा मिलेगा। तो यही वाली बात है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ आपको कि हम जो है इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करें कि रिलेवेंट स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें। हम रिलेवेंट स्टेक होल्डर को वो हम नहीं ले रहे, और जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं उनका इस सेक्टर से कितना ताल्लुक़ है। कमर्शियल अटैचीज शुड रिपोर्ट टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो ट्रेड इंक्वायरी आई वो रिलेवेंट ट्रेड एसोसिएशन में जाए। रिलेवेंट ट्रेड एसोसिएशन में अगले 60 मिनट 1 घंटा में पूरे मेंबर्स को पहुंच जाए। और आजकल जो है कि कंप्यूटर पे जाता है, कंप्यूटर तो चलें, आप ऑफिस जाएंगे कल तो खोलेंगे, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर आपके मोबाइल फ़ोन में है। जी यस। तो जो व्हाट्सएप पे जाता है और व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अब ये सारी ट्रेड एसोसिएशंस के ग्रुप हैं। अगर एक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल के पास चला जाए तो वहाँ से 1 मिनट लगता है, 500 मेंबर हों या 600 मेंबर हों, जितने भी मेंबर हों सबके पास पहुँच जाता है। और फिर जब उनके पास पहुंच जाएगा ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो हम कारोबारी टाइमिंग्स है ना, सुबह 9 से 5, इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। वो 9 बजे उठ के वापस जाएगा खाने के बाद, मैं आ रहा हूँ 1 घंटे पे, फिर ऑफिस जाकर वो उसके रिस्पॉन्ड करके वो भेजेगा पहले। या नहीं तो आजकल तो सारी चीज़ें मोबाइल पे हैं, वो उसी वक्त व्हाट्सएप पे बात करेगा। देखिए आजकल तो बात करना भी मुफ्त में है, ईमेल भेजना भी मुफ्त में है। फिर आजकल तो आप व्हाट्सएप पे आप सारी वीडियोस लगा के अपलोड करके भेज दें। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो सबकी वीडियोस बना के अपने पास ड्राइव में रखते हैं व्हाट्सएप की, जी ठीक है ना। और किसी ने ख़वातीन के स्कर्ट्स की डिमांड भेजी, वो आप स्कर्ट्स की ड्राइव पे बनाई हुई वीडियो को उस वक्त सेंड करें। अभी आपके पास फ़ोन की घंटी बजी है, मैसेज आया और अभी उसके पास घंटी पहुँची है कि इसका रिप्लाई आया और वो सारी चीज़ें आपके पास जा रही हैं। तो आप जितना वक्त देंगे गैर ज़रूरी अनासर को दरमियान में लाने का, उतना आपका काम डिले होगा, उतना आपका काम डिले होगा। तो जितना काम आपका डिले होगा तो दूसरों को चांस मिलता रहेगा। और जो आपसे ले रहा है,
आप उसके लिए फ़र्द वाहिद नहीं आएंगे जो ये काम कर रहे हैं, उसके लिए दुनिया खुली है, तो वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन आपके पास आने वाला गया तो दूसरी दफ़ा भी वो उसी के पास जाएगा जिसके पास आप गया था। सर, जैसा आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे अमेज़ोन के ऊपर लोग अरबों रुपए की सेल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इसके ऊपर भी बहुत लिमिटेड लोग जो हैं अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे हैं। ना हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव है, कोई ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किया जाए या लोगों को एजुकेट किया जाए कि इस तरीके से भी आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी मतलब अवेयरनेस अभी तक ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया है, ना ही जो हमारे जो ट्रेड एसोसिएशन है वो भी इस तरफ मतलब फोकस नहीं कर पा रही। तो इसकी क्या वजह है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को मुताबिक मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए? देखें, वजारत तिजारत में एक शोबा होता है, DGTO कहलाता है। DGTO का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस बनती हैं वो उनसे परमिशन के बाद, रजिस्टर होने के बाद वो बनती हैं। जितने भी लोकल रीजनल चैम्बर्स बनते हैं वो बनते हैं सारे। अब ये वजारत तिजारत का ये इदारा जो इनकी रखवाली करता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चाहिए कि ये अपना एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बनाए। आपके पास ये सहूलत है, आपके पास का स्टाफ इस चीज़ का कन्वर्सेंट है नहीं है। अरे भाई, मैं सेक्रेटरी जनरल बना हूँ एप्टेमा का, मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, व्हाट्सएप तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, गेट लॉस्ट। इसलिए कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम आउटडेटेड हो चुके हैं, हमारे बच्चों का दौर है, उनको ये सारी चीज़ें आती हैं। आप अपनी सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के रखें, जो इंक्वायरी आई उसी लम्हे भेजें आप। और ये जो मैंने थोड़ी पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया था कि वो 9 बजे फिर कहेगा मैं भी आता हूँ रिस्पॉन्ड करके, तो मैं तो अब ये कहता हूँ कि वो अभी आता हूँ वाली बात भी नहीं है। जो कुछ भी करना है वहीं पर फ़ोन पे ही सारा कुछ कर ले। वो फिर आप चीज़ें बना के तो रखें, आप इंक्वायरीज भेजें तो। और मोबाइल फ़ोन के बाद फिर इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहती है कि वो ऑफिस जाए और ऑफिस खुल के ये काम करे। तो आजकल तो दुनिया आपकी जेब में है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये जो इदारा है DGTO का, ये सारे चैम्बर्स में देखें, अभी चैम्बर्स का फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करें। अब देखें, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब आप ये बताएं, चैम्बर में जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, कौन शख्स क्या काम करता है? तो जो शख्स सामने नज़र आ गया, मैं काम कराने वाला हूँ, आप मेरे सामने आ गए, चलो ये काम आप करो। आपका है क्या काम रिलेवेंट? मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है। तो जिस वक्त काम है उस वक्त जो सामने है उसको ये काम दे दो बस। मुझे आप बताइए, पूरे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई एक शख्स है जो एक्सपोर्ट्स का एक्सपर्ट हो? कोई एक शख्स है जो सेल्स टैक्स का एक्सपर्ट हो? कोई एक शख्स है जो LC खोलने का और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का एक्सपर्ट हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का हो? कोई एक शख्स है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करने का जिम्मेदार हो? कितने बिजनेस स्कूल्स हैं पाकिस्तान में? कितने बिजनेस स्कूल्स हैं? हम कहते हैं किसी बिजनेस स्कूल में कोई इंक्यूबेशन सेंटर है? इंक्यूबेशन सेंटर्स तो मैं कहता हूँ अब तो इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी हमने फ़िल्टर डाउन करके एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर करना है कि अब बता दे, इस यूनिवर्सिटी में हर साल 10 नए बच्चे आएंगे और वो ये कारोबार करेंगे। फिर हम कारोबार कौन सा करना है? ये 5 बच्चों को हमने टेक्सटाइल में लगाना है, ये 5 बच्चों को हमने सर्जिकल गुड्स में लगाना है। तो ये 5 बच्चों को एप्टेमा के साथ लिंकअप कर दें, उनसे कहें कि अपना स्पिल ओवर ऑर्डर्स दें। फिर FPCCI का बंदा जो है एक रिलेवेंट, वो इन बच्चों को लेकर जाए अपने साथ, अपनी गाड़ी में लेकर जाए कि यहाँ कंपनी रजिस्टर होती है, ये फ़ीस होती है, ये फॉर्म होता है, ये प्रोसीजर होता है इसका। फिर अब इस तरह से LC खोली जाती है, इस तरह से फ्रेट फॉरवर्डर से बात की जाती है और लॉजिस्टिक किया जाता है, सामान पहुंच गया, इस तरीके से बैंक के ज़रिए आपका पैसा वसूल करते हैं। तो उसको आप जब 2 मरतबा 3 मरतबा लेके जाएंगे, चौथी मरतबा वो सारे काम खुद करेगा। 6 महीने बाद उनको फारिग करो, दूसरे लॉट को लेकर आओ। और फिर इस तरह से पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रिलेवेंट लोगों को
रेलिवेंट एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स में लेकर आएँ। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सपोर्टर्स को हम इंक्यूबेशन सेंटर में लेकर आएँ कि सरगोदा दुनिया में मशहूर है कीनू के लिए, ठीक है ना, कसूर दुनिया में मशहूर है लेदर गारमेंट्स के लिए, अरे मुरीद के कामों के दुनिया में मशहूर है चावल के लिए, केपी के चैम्बर में ड्राई फ्रूट्स के लिए करें आप, तो आपके पास तो दुनिया आबाद है, तो आप उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स में लेकर आएँ। बिजनेस स्कूल्स आपके अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, किसके पास इंक्यूबेशन सेंटर है आप मुझे बताइए। फिर ये चैम्बर क्या कर रहा है, इन्होंने कितने एक्सपोर्टर्स डेवलप किए हैं। चैम्बर को चाहिए कि बिजनेस स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करें, एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनसे पैसे ना लें, उनके पास जाकर अपनी गाड़ी में लेके जाएं उनको, बच्चों को, कि कल को काम ये खुद करना है कि आओ तुम्हारी कंपनी, मेरा नाम अतहर अहमद है, बताइए जी आपकी कंपनी का नाम अतहर अहमद एंड सन्स रख रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, पूछ लो घर वालों से भी पूछ लो, मुझे लेके जाए, मेरी कंपनी को रजिस्टर करना मुझे सिखाएं कि अच्छा ये करना होता है, ये करना होता है, अब बैंक में इस तरह से अकाउंट खोलना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से बैंक में एलसी खोली जाती है, इस तरह बैंक में पैसे आपके ओवरसीज़ आते हैं, फिर लॉजिस्टिक कंपनी से बात करना है कि आपके सामान को वहाँ तक पहुँचाना है, जर्मनी से, फ्रांस से, जहाँ से ऑर्डर आया है। तो ये काम सिखाने वाला हमारे बच्चों को कौन है। अब आप देखें, मैं तो इस उम्र का हूँ, मैं जब MBA करने की कोशिश कर रहा था तो कराची में एक इदारा था जो MBA कराता था, तो वो कितनों को लेगा। आज 100 इदारे MBA करा रहे हैं, और आज जो MBA करना चाह रहा है वो कर सकता है। जो डॉक्टर बनना चाहता है, डाउ मेडिकल में एडमिशन मिलेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, वरना नहीं मिलेगा। आज शहर कराची में 11 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो भाई बात ये है कि अब इतना आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो, लेकिन उनकी खपत कहाँ है। क्या नौकरियाँ भी इतनी बड़ी हैं? पहले 10 लोगों की ज़रूरत थी, आज 100 लोगों की ज़रूरत है। पहले 10 की ज़रूरत थी, आज 2 की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी ने भी एक तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम कर दी है, और दूसरे कि ग्रोथ, लैक ऑफ ग्रोथ की वजह से भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तवज्जो देनी है, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेक्टर्स करने हैं कि अब एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर बनाने हैं, ट्रेडिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं, इंपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं हमने, ताकि फिर उनको मुख्तलिफ तिजारत सिखाएं हम। फिर मार्केटिंग के लिए और क्या कि देखिए, अब सर्विस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। स्पोर्ट्स इवेंट्स, अरे हम जब टीवी पे अपना कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता, बच्चे लगाए हुए होते हैं कि आज वो उनका फुटबॉल मैच है, उनका फुटबॉल मैच है। किनका हो रहा है? अरे भाई, एक मुल्क के एक शहर की 2 टीमों का मैच हो रहा है और लाखों का स्टेडियम भरा हुआ है, दुनिया देख रही है, करोड़ों रुपए के उस पर मार्केटिंग हो रही है। तो भाई हमारी तो नेशनल टीम का भी मैच होता है तो हमको पता नहीं चलता। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हो रहा है, चेल्सी के साथ हो रहा है, वो इनके साथ हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, और कौम दीवानी है। कहाँ की टीम है? दोनों बरतानिया की हैं, दोनों लंदन की हैं। अरे 2 क्लब्स का मैच हो रहा है, हमको तो मेरे मिलने का क्लब कौन सा है ये नहीं पता हमें। तो ये सारी चीज़ों के पीछे मार्केटिंग है। वो एक मशरक़ वस्ता की एयरलाइन उनको स्पॉन्सर करती है, करोड़ों अरबों रुपए वहाँ से मिलते हैं उनको, यहाँ से मिलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है उनको, खेल प्रमोट हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है। हमारा इस वक्त टॉपिक खेल नहीं है, हमारा शोबा इस वक्त इंटरनेशनल मार्केटिंग है। तो दुनिया भर से कितना पैसा जमा हो रहा है। एक प्लेयर जो है वो एक हेलीकॉप्टरों का मालिक होता है वो तो। बिल्कुल। तो हमारा प्लेयर के पास तो बस में बैठने के पैसे नहीं होते। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि हम तवज्जो दें। और कौन कौन सी चीज़ मार्केटेबल है, देखिए अब काफ़ी एक अच्छी साइन है कि ऑनलाइन एजुकेशन में अब हमारे पास जो अमेरिका, कनाडा में, बरतानिया में जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनको कुरान पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, उर्दू पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में A लेवल पढ़ाया जाता है। A लेवल बहुत महंगी फ़ीस वाली होती है, 40,000 से फीस कम फ़ीस नहीं है कहीं भी। उनके जो ट्यूशन्स होते हैं वो भी 10,000 पर सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को पाबंद कर दें, 10 चैनल को कर दें कि 10 सब्जेक्ट उनको दे दें कि ये पढ़ाना है। और उसके लिए कोई प्राइम टाइम की ज़रूरत नहीं है कि सुबह शाम 6 से लेकर 10 बजे तक यही प्रोग्राम हो। वो 2 बजे करो, 3 बजे करो, जिस वक्त भी करो। प्रोग्राम का लिंक वेबसाइट पे रहता है, उठाओ, चलाते रहो, देखते रहो। आपको मैथ्स आ जाएगा, आपको फिज़िक्स आ जाएगा, आपको केमिस्ट्री आ जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो ये चीज़ों को सुने और उस पर एग्जीक्यूट करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ नहीं सुनना, ये अपनी अना का मसला है। अरे मैं इस इदारे का सरबराह हूँ, मुझे पढ़ा रहे हो तुम। अरे तुम पढ़े हुए क्या हो?
सिर्फ एक अखलाकियात का तकाजा होता है कि आपको उस तरह से बात करनी होती है, वरना ना उनका एकेडमिक शोबा ये है, ना अमली तजुर्बा ये है। और किसको गाइड कर रहे हैं? जो एकेडमिक तालीम याफ्ता हो, जो अमली तजुर्बा 20 साल का रखता हो, जिसकी जद्दी पुश्ती ये काम कर रही हो। अच्छा सर, ये जैसा कि आपने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन के अंदर हम, जैसा कि आप भी माशाल्लाह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपने लेक्चर्स भी देते हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, तो आजकल आप जो जितने भी नॉर्मल जो आम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें सिर्फ लोग डिग्रियां हासिल करते हैं। उन मतलब एक यूनिवर्सिटी का किरदार तो ये होना चाहिए कि अगर वहाँ से कोई बंदा तालीम हासिल करके जाए तो वो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होता है तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है उसके लिए। उसको जो उसने पढ़ा होता है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, और जब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करने जा रहा होता है तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड एजुकेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ डिग्रीज देकर जो है वो फिर बेरोज़गार घूम रहे होते हैं। तो इंटरप्रेन्योर कैसे हम जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं? सोहेल साहब, मेरा तो मशवरा ये है कि इसके लिए आप प्रोग्राम अलग रखें। मैं इसलिए कि ये मेरी दुखती रग है। मुझे भी 20 साल से ऊपर हो गया है पढ़ाते हुए, और ज़ाहिर है मेरा टॉपिक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम है, और मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम को बड़ी माजरत के साथ मेरी बात ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बिटर ट्रुथ जिसे कहते हैं ना कि कड़वा सच, वो ये है कि एक मुहावरा है, कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। जी बिल्कुल, बचपन हम में पढ़ते थे। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, कि कौआ चला हंस की चाल। वो क्या चाल है? वो चाल ये है कि बाहर की दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम है, अच्छी बात है सेमेस्टर सिस्टम, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करें। देखें, मैं तालीम दे रहा हूँ, मैं BBA, MBA, MPhil, PhD में पढ़ाता हूँ। चलें MPhil PhD को आप हटा लें, BBA MBA में पढ़ें। देखें, एक BBA में 48 कोर्सेज़ होते हैं जो आपको पास करने हैं, MBA में 12 कोर्सेज़ हैं जो आपको पास करने हैं, टोटल मिला के 60 कोर्सेज़ हैं, ठीक है ना। तो 60 कोर्सेज़ आपके कब पूरे होंगे? जब 6 कोर्सेज़ आप एक सेमेस्टर में लेंगे कम से कम, तो 48 कोर्सेज़ आपके 4 साल में होंगे, ठीक है ना। 12 कोर्सेज़ 1 साल में होंगे, साल में 2 सेमेस्टर। तो आपको मैं अगर एक हकीकत बताऊं, आपका ताल्लुक़ तालीमी शोबे से नहीं है, लेकिन आपके इस कैमरे के तवज्जुह से देखने वाले लोग मुझे बताएं कि जो BBA MBA कर रहा है या कर चुका है, या जिनके बच्चे कर रहे हैं, एक सेमेस्टर में आपको 16 क्लासें मिलती हैं पढ़ाने के लिए। 16 में से 2 को माइनस करना है आपने। एक क्लास है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, एक क्लास है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ाने के लिए आपको 14 क्लासें मिलती हैं। तो 14 क्लासें जब आपको मिलती हैं, तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें 20-22 से कम चैप्टर हों। और ये मेरा दावा है, एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। चलें इसको मैं मान लूँ कि कर लिया, अगर कर लिया तो 14 चैप्टर कंप्लीट हुए। 14 चैप्टर में देखें, 4 बच्चे नहीं आए, एक दिन टीचर नहीं आया, तो 14 में से भी कितने हुए ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास एक चीज़ होती है कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन देख के बनाते हैं, ये पिछले सेमेस्टर में था, इस दफ़ा नहीं है, ये नहीं। मैं कहता हूँ आप कौन होते हैं कोर्स आउटलाइन बनाने वाले कि ये आएगा ये नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, और क्यों ये चैप्टर पढ़ाएंगे और क्यों ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे? इसका फैसला कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपने। कल को आप नौकरी करने जाते हैं और कोई आपको काम दिया जाता है, तो आप कहते हैं सर ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं है। ये क्यों नहीं पढ़ा? भाई मेरे कोर्स आउटलाइन में नहीं था। वो कहेगा ये रहा दरवाज़ा, गेट लॉस्ट। तो उसको जो आपको हायर कर रहा है उसे काम चाहिए, आप उसे काम करके देंगे तो वो आपको सर पे बिठाएगा, काम नहीं करके देंगे तो दरवाजे के बाहर बिठाएगा। ये है।
तो अब आप ये मुझे बताइए कि 14 क्लासेस में हम क्या कोर्स पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और एक इंसानी फितरत होती है, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बड़ा आपकी तरफ देखता रहेगा, नोट करता रहेगा, सवालात पूछते रहेगा, ठीक है ना। फिर 1 घंटे के बाद वो यूं बैठेगा, फिर जब 2 घंटे गुजर जाएंगे फिर वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर यूं करता रहेगा, हाँ सर बोलो मैं सुन रहा हूँ, हाँ सर मैं सुन रहा हूँ। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी यही करेगा। अरे 3 घंटे आप किसी की अटेंशन को अपनी तरफ खींच के नहीं रख सकते। वो यूं बैठेगा 1 घंटा, तीसरे घंटे पर तो यूं बैठेगा, यूं कहते हाँ सर मैं सुन रहा हूँ बोलते रहो। तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो BBA MBA करा रहे हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सबकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो अब प्राइवेट इदारे ये उनका कारोबार है। जी सर, मैं आपसे यही सवाल करने वाला तो था कि ये उनका कारोबार है। कारोबार की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, बिल्कुल न्यूट्रल, आपके कैमरे के साथ देखने वाले लोग भी मुझे बताएं कि देखें आप कोई सा मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बताएं जहाँ महीने की फ़ीस होती है। कहीं नहीं है। नहीं, नहीं। आप मुझे बता दें, आपने MSc की फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, आप डॉक्टर बन गए, वहाँ एक ड्यूरेशन की एक फ़ीस होती है, ठीक है ना। हर जगह आप फिज़िक्स में मास्टर्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, पर ये मंथली फ़ीस है, ये सेमेस्टर की फ़ीस है, ठीक है ना। ये सेमेस्टर की फ़ीस है, सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट होंगे। MBA में सेमेस्टर की फ़ीस नहीं होती, मंथली फ़ीस नहीं होती, सब्जेक्ट्स की फ़ीस होती है। कितने सब्जेक्ट्स लेंगे आप? आजकल का एक एवरेज रेट चल रहा है 15,000 रुपये पर सब्जेक्ट। तो मतलब ये कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 90,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 7,20,000 रुपये का आपका BBA होगा। और ये 4 साल में होगा, और 4 साल में उस सूरत में होगा जब आप हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट लेते रहें और पास होते रहें, वरना 5 साल 6 साल जाता रहेगा। भूल जाएं आप इस चीज़ को फिर जी। 5 साल। तो ये है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से चूँकि फ़ीस है, तो इसीलिए सब्जेक्ट की तादाद बढ़ा दो। अरे भाई देखें, आप जब डॉक्टर बनते हैं ना, तो पहले तो आप डॉक्टर बन गए, फिर उसके बाद उसकी स्पेशलिटी पर गए आप। कोई जोड़ों के दर्द का माहिर है, कोई न्यूरो सर्जन है, तो कोई कार्डिक स्पेशलिस्ट है, मुख्तलिफ स्पेशलिटी है। तो फिर वो जब स्पेशलिटी पर आ जाता है ना, तो वो बाकी सारी चीज़ों पे इतनी तवज्जो नहीं देता, नज़ला बुखार के डॉक्टरी पे। तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी बिज़नेस पे आपको स्पेशलाइजेशन करना है। अब यहाँ पर चूँकि 15,000 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस होती है, तो सब्जेक्ट बढ़ा दो, और सब्जेक्ट ऐसे भी ऐसे रखो, ऐसे भी ऐसे रखो कि जो बिज़नेस में जिसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, भाई जिसका ताल्लुक़ नहीं है बिज़नेस का, तो उसको क्यों पढ़ा रहे हो आप? कल को तो बोलोगे नहीं केमिस्ट्री को भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, फिर कहोगे नहीं जोड़ों के दर्द का इलाज भी आना चाहिए MBA में। अरे भाई वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, उसे बिज़नेस की तालीम दो बस। और बिज़नेस में जो काम आते हैं उन चीज़ों को दो, शिपमेंट पे दो, एक्सपोर्ट्स पे दो, इंटरनेशनल मार्केटिंग पे दो, कंज्यूमर बिहेवियर पर दो। आप ऐसी इर्रेलेवेंट चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं कि उससे 15,000 रुपये और मिल जाएंगे, और फिर उसको फिर और बड़ा करने के लिए ये पेपर 1, ये पेपर 2, इसकी 15,000, इसकी 15,000। भाई एक सब्जेक्ट की एक फ़ीस ख़त्म। ये मार्केटिंग पढ़ा है, ये मार्केटिंग 1, ये मार्केटिंग 2, तो ये कौन सा तरीका है? और 48 कोर्सेज़ आप ग्रेजुएशन कर लें साइंस में, तो आप क्या आपके 48 कोर्सेज़ हैं? आधे भी नहीं है। तो वो आधे भी नहीं है। 4 साल का ग्रेजुएशन वो भी है, 4 साल का ग्रेजुएशन ये भी है। तो उनके 4 साल में 24 पढ़ाए जा रहे हैं सब्जेक्ट, इनके 4 साल में 48 पढ़ाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ 48 की फ़ीस मिलेगी, वहाँ 24 पढ़ाएं, 48 पढ़ाएं, फ़ीस उतनी ही मिलेगी, तो ज़्यादा कम से कम पढ़ाओ। तो ये एक दूसरे को झूठ बोला जा रहा है कि आप 14 क्लासेस में कोर्स ख़त्म नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट को भी मालूम है नहीं कर सकते, टीचर को भी मालूम है नहीं कर सकते। 14 क्लासें करो, अटेंडेंस पूरी करो, टीचर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, पास हो गए। आपके मैं कहता हूँ 4 साल का ग्रेजुएशन के मैं सख्त फेवर में हूँ, होना चाहिए। 4 साल में आप कोर्सेज़, नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ कम करो, इर्रेलेवेंट कोर्सेज़ को हटाओ, और ये जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं इनकी तादाद बढ़ाओ। आप 14 क्लासों में काम नहीं चलेगा, इनकी तादाद बढ़ाओ। भाई इकोनॉमिक्स पढ़ाओ,
मार्केटिंग पढ़ाओ, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाओ, इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ाओ, आप बिजनेस से रिलेटेड बहुत सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ये पढ़ाएं आप। अब हमारे पास BBA MBA में लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है। मुझे आप बता दे, कोई एक पैदा करके बता दे कि कोई एक BBA करने वाला किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट निकला हो। और 3 महीने चाइनीज़ पढ़ी, चलो अभी CPEC सब कर रहे हैं, आप अपना चाइनीज़ पढ़ो। 3 महीने बाद क्या सीखा? हेलो, हाउ आर यू, बस इतनी ही सीखी। कौन सी लैंग्वेज? ये। 3 महीने बाद वो भी भूल गए, डिग्री आ गई कि ये पढ़ाया आपने। तो कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है? सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या किसी को मालूम नहीं है कितने अरसे से लैंग्वेज कंपलसरी है? 5 साल से तो है। जी। तो 5 साल में कितने यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेज के एक्सपर्ट पैदा किए? एक भी नहीं। 100 यूनिवर्सिटी तो शहर कराची में निकाल लीजिए आप, तो 500 एक्सपर्ट तो यहीं पर हो जाने चाहिए। बाकी सारे शहरों के तो मैं कहता हूँ कि 10,000 एक्सपर्ट होने चाहिए, हर साल निकलने चाहिए। कितने निकले यहाँ पर, और किस ज़बान का एक्सपर्ट निकला? चाइनीज़ की बात की, इत्तेफाक से मैंने भी चाइनीज़ के अंदर अपना 2004 के अंदर कोर्स किया था, एक प्राइवेट इदारा है वहाँ से। तो जब मैं चाइना गया तो वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी, एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट था। मैं बात करने की कोशिश करता था तो वहाँ उनकी समझ में ये चीज़ नहीं आती थी जो हमने यहाँ पे सीखा था। देखिए ना, इसका मतलब ये है, ये इस बात का सबूत है कि नॉन रिलेवेंट बंदे ने आपको सिखाई थी। भाई सिखाए वही जो वहाँ का बंदा है। मैं भी जर्मन ज़बान का इंटरप्रेटर हूँ, जर्मन लैंग्वेज में भी मैं वहाँ पर रहा हुआ हूँ, मैं वहाँ के लोगों से मिलता रहा हूँ, इंटरप्रेटर का काम अंजाम देता रहा हूँ यहाँ पर, तो उनके लोगों से बात करता रहा हूँ, तो काफ़ी क़ुर्ब हासिल हो गया है मुझे उनकी ज़बान से। लेकिन इनिशियल सिखाने वाला तो वही आएगा जो वहाँ का हो। एक्सेंट भी मैच करना चाहिए, तो वरना उनको अब समझ नहीं आएगी। एक्सेंट तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ बेसिक हाउ आर यू और ये सारी चीज़ें भी अगर जब आपको नहीं आती तो किसने प्रोड्यूस कर लिया? तो ना लैंग्वेज, आप फीस तो लैंग्वेज की आपने दे दी, आप सीखे। जी। भाई आप बाज़ार चले जाइए कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, आप उसके पैसे देते हैं, फिर वो चीज़ आप लेते हैं। लैंग्वेज के आप पैसे देते हैं, लैंग्वेज लेते क्यों नहीं? तो आप क्या चीज़ सही कर रहे हैं? यही MBA आपका जब गवर्नमेंट कराएगी तो वो मंथली फ़ीस लेगी, फिर मंथली फ़ीस लेगी तो वो यही होगा कि वहाँ के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा आएंगे कि भाई यहाँ पर तो ट्यूशन भी मिल जाता है। तो इसके लिए यू नीड टू हैव वेरी टफ एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम रिलेवेंट फील्ड। हर शोबे में देखें, आपने आज मुझसे इस बैठक में तालीम की बात की, आपने इस बैठक में मुझसे फ़रोग़ बरामदात की बात की। ये दोनों शोबे और इनसे हट के दूसरे भी शोबे, इनकी सरबराही रिलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड और रिलेवेंट प्रैक्टिकल बैकग्राउंड का शख्स के पास होनी चाहिए। कि मैं बिज़नेस स्कूल की सरबराही बिल्कुल भी करने के लायक नहीं हूँ कि जब तक कि मैं बच्चों को कारोबार के काबिल नहीं बना रहा। मैं उनको डिग्री दे रहा हूँ सिर्फ, मैं तो उनको प्रैक्टिकल काम करने वाला जो बंदा होता है ना, उसका बॉस कभी उसकी डिग्री भी नहीं देखता। वेरिफिकेशन के लिए भेजना तो दूर की बात, खुद नहीं देखता वो। अरे काम मेरा होकर दे रहा है, अरे बड़ा मजा नहीं है, ये MBA नहीं है, काम तो मुझे बेहतरीन करके दे रहा है, खत्म है। मतलब स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर। मेरा काम बहुत मुतमईन कर रहा है मेरे सुपीरियर्स को, तो मेरे सुपीरियर्स खुश हैं। अब उनको इससे गर्ज़ नहीं है कि मैं कितना तालीम याफ्ता हूँ। तो ये चीज़ हमारी तालीम में भी, और ख़ास तौर पर ये जो फ़रोग़ बरामदात का जो बताया, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से नाम बदल दिया TDAP, क्या चीज़ में फ़र्क पड़ा? मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान में और मार्केटेबल सेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक इदारा बने, मैंने प्रपोजल दिया है, PETMA, PETMA, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज़म मार्केटिंग अथॉरिटी, और इसमें सेक्टर्स हों कि एक हेड करे टेंजिबल एक्सपोर्ट्स को, एक हेड करे नॉन टेंजिबल एक्सपोर्ट्स को, जिसमें सर्विस सेक्टर आ जाए। देखें, हमारे पड़ोस मुल्क की IT दुनिया भर में फैली हुई है, कमा रही है, हमारा IT सेक्टर मुकाबला करने के काबिल है नहीं है, ठीक है ना। हमारे डॉक्टर्स, अमेरिका में इदारा है अपना APPNA, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स इन नॉर्थ अमेरिका, वो उसमें आप देखें पाकिस्तान के डॉक्टर्स माहिर तरीन हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर ने तो सूअर का दिल निकाल के इंसान में लगा के कामयाब तजुर्बा कर लिया, और भी बड़े बड़े कामयाब तजुर्बे किए हैं।
तो क्या टैलेंट की हमारे पास कमी है? टैलेंट का इस्तेमाल कराने वालों की कमी है, टैलेंट का। अब ऐसे लोग जब हमारे पास हेल्म ऑफ अफेयर्स में, तो एग्जीक्यूटिव क्या खुश दिली के साथ काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस वही होगा। मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का डॉक्टरेट है मेरे पास, मेरे डिपार्टमेंट को हेड करेगा जिसने पीएचडी नहीं की है और मुझसे कम तजुर्बेकार हो, मैं कंफर्टेबल रहूँगा? जो रिलेवेंट हो वो रिलेवेंट फील्ड की हेड करे। आप एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें मुझे बता दें कितने लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग के पढ़े हुए हैं, या कितने लोगों का बरामदात का बिजनेस रहा है माजी में। लोग जितने भी यहाँ से आए ग्रोथ रूट से ही मतलब उन्होंने ग्रोथ किया है। एक्सपोर्टर्स भी जितने भी आप बड़े भी देखेंगे, बातें तो ऐसी करते हैं जैसे कि मैं तो आपको पढ़ा कर रख दूँ कि आप ये करें। आप खुद कितने पढ़े हुए हैं? मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि आप पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मैं कहता हूँ बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात ये है कि कौन सी तालीम आपके पास है? अरे कल तक आप पुलिस अफसर थे, आज कमर्शियल टैक्सी बने हुए हैं। वो ख़वातीन वो कहती हैं कि जी मेरे शौहर वहाँ पे सफ़ीर बन के चले गए, तो वो मुझे भी कुछ दे दो, तो लिहाजा तुम करते क्या हो? तो वो मैं कपड़े बना कर बेचती हूँ लोगों को, तो लिहाजा वहाँ पर कपड़ों की दुकान खोली और वो कमर्शियल टैक्सी है वहाँ पे। उन क्या किया, बाहर गई, उनको अपने पास मोहल्ला कौन सा वो नहीं पता वहाँ का, कि कोई आएगा ऑफिस में बैठेंगे सुबह से शाम तक, कोई आएगा? अरे ऑफिस में तो बैठो ही नहीं, मैं कहता हूँ ऑफिस में क्लर्क को बैठाओ कि आने वाले का विजिटिंग कार्ड ले लो कि भाई ये आए थे, ताकि आगे मैं उनको कांटेक्ट करूँ। ये हमारे पास नहीं है। तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट प्रोफेशनलिज्म इन एवरी फील्ड, विच वी डू नॉट हैव राइट नाउ। बिल्कुल नहीं है। पिछले हमारे वज़ीर सेहत, मशीर सेहत, वो कहाँ कहाँ के ग्रेजुएट थे, दुनिया भर के फैले हुए, अमेरिका में, यहाँ पर, और अब वज़ीर सेहत हमारे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बीए किए हुए हैं। अब क्या रिलेवेंसी होगी जब इंटरनेशनल फोरम्स पर कोई जाएगा तो वो क्या बात कर सकता है? अभी अगर देखिए मेरे सामने कोई डॉक्टर बैठ के बात करेगा, उसकी टर्मिनोलॉजी और उसकी ये सारी मुझे तो पता भी नहीं क्या है, ये मुझे तो पता भी नहीं है, और ये मेरे लिए कोई नाअहल ही नहीं है, ये मेरी फील्ड नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है। तो भाई उस मुतल्लिका शोबे के बंदे को पकड़ो, उसको मशवरा करो, और वो भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स से बात करे। अब यहाँ पर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक्सपोर्टर्स हैं, ये हैं, इनसे बुलाकर कभी किसी ने मशावरत की है? नहीं कि ना ही करते हैं, ना इस चीज़ काबिल नहीं समझते उनको कि तो उनको फिर साथ यही बिठा होगा के जो हो जो रहा है है, वो। फिर यही होगा। आपके सारे सवालों का जवाब यही है, फिर ऐसे ही होगा। ठीक है सर। अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त आपने तमाम टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल से बताया है। सर मेरा आखिरी एजुकेशन के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो एक ही फील्ड में, अगर वो मिसाल के तौर पर अगर MBA बिज़नेस मैनेजमेंट में या MBA फाइनेंस में करते हैं, तो आप देखें अब फाइनेंस के अंदर मतलब इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोग मतलब फाइनेंस की तरफ ही जा रहे हैं ज़्यादातर। तो उनको कौन सी ऐसी फील्ड चूज़ करनी चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें? उनको ये अवेयरनेस नहीं होती, वो बस लोगों से सुनते हैं और उसी पर अमल करना शुरू कर देते हैं, अपनी उनकी अप्रोच नहीं होती, और जब उनको पता चलता है जब तक वो काफ़ी लॉस कर चुके होते हैं। देखें, आपके सवाल का जवाब बड़ा मुख्तसर सा है कि मैंने जो 10 बार तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देखिए हमारे जो बिज़नेस स्कूल्स हैं ना, सबसे पहली बात अगर मैं शुरू करूं तो ये है कि आज से 25 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी जितनी अब है, और आज से 25 साल पहले इतने तालीमी इदारे नहीं थे जितने अब हैं। तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो पहले 10 लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी, अब 100 लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम तो बच्चों को यही बताते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो भाई अब जब वो पढ़ लिख के हमारे सामने आता है तो हम क्या बताएंगे उसको? हम कुछ बताने के काबिल नहीं रहते, ठीक है ना। तो अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है कि बजाय इसके कि आप नौकरी के डिपेंडेंट हो जाए, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास करके बिजनेस स्कूल्स में एक पोजीशन होती है, कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ये है ही नहीं हमारे पास।
कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस जो होती है ना, ये एक कंसोर्शियम होता है, इसमें मुलाजमीन नहीं होते सारे, इसमें आउटसाइडर्स भी होते हैं। एक चैम्बर का बंदा होगा, एक बैंक का होगा, तो फिर एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा, तो एक किसी एक्सपोर्टर्स हाउस का होगा, और फिर ये लोग बैठकर बताते हैं कि भाई ये काम करना है, इस सेक्टर में ये काम करना है, तो फिर उससे काम शुरू होता है। कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस जो है ये हमारे बच्चों को तो है ही नहीं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं, नहीं ये अच्छा है, इसमें वो मेरे मामू थे, उन्होंने ये पढ़ा था, उनको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी, तो लिहाजा मैं भी ये पढ़ूंगा। अरे भाई, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, पीछे का क्या पता आपको स्टोरी कि किस सिफारिश पे मिल गई, क्या हो गया, उसकी फील्ड की कितनी डिमांड है। तो ओवरऑल जो है ना, फ्यूचर विजन हमारे पास ये ट्रेड एसोसिएशंस को होना चाहिए, ये चैम्बर्स को होना चाहिए, ये रीजनल चैम्बर्स को होना चाहिए, और ये फ्यूचर विजन भी ये होना चाहिए कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सरगोदा में किन्नू के एक्सपोर्टर्स के आप बनाएं, आप कसूर जैसे शहर में आप लेदर गारमेंट के बनाएं आप, तो हमारे पास तो मैं कहता हूँ ना कि मामूली छोटे छोटे शहरों में साउथ पंजाब हमारा कॉटन का हेडक्वार्टर है हमारा, कुछ नहीं। रहीम यार खान, आप कैरपुर में चले जाइए, खजूर यहाँ के, तो कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं हमारे पास। तो दुनिया में एक्सपोर्ट करें, हमारी चीज़ें लोग बाहर ले जाके उसकी वैल्यू एडिशन करके हमको बेचते हैं। पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन अगर होता है तो पाकिस्तान से अच्छा एक्सपोर्टर कोई नहीं हो सकता। वैल्यू एडिशन समझाएं, हमारे ये इंक्यूबेशन सेंटर्स वाले समझाएं वैल्यू एडिशन क्या होती है, ये कैरियर काउंसलिंग वाले बताएं कि देखिए टमाटर आपने पकाया सालन में और खा लिया, सलाद में डाल लिया खा लिया, कितनी देर बाज़ार से लेकर आए, पकाया खा लिया, ठीक है ना। अरे आप उसको ला के उसकी वैल्यू एडिशन करें, उसका पेस्ट बनाएं, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना सिखाएं। हमारे पास वैल्यू एडिशन कैंड फूड अमेरिका लेके जाते हैं, पाकिस्तान से खाना बना के महीना चलाते हैं वहाँ पर। तो भाई ये वैल्यू एडिशन हमारे पास क्यों नहीं हो रही? तो वैल्यू एडिशन पे करें और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट की तरफ आ पाएँ, ना कि एक रॉ प्रोडक्ट की तरफ आ जाएं। माजरत के साथ मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि हमारी तो जो एक्सपोर्ट हो रही है वो भी उसके ब्रांड चेंज करके जो है दूसरी कंट्रीज़, जो हमारी नेबर कंट्रीज, जैसे राइस की मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, वो भी उनके मतलब वो ब्रांड अपना लगाकर प्रमोट कर रहे होते हैं और हमारे ब्रांड को इग्नोर कर रहे होते हैं। देखिए मैं आपके इस बात का, देखिए वैल्यू एडिशन में अब लोग कहते हैं कि भाई चावल में क्या वैल्यू एडिशन होगा। अब एक सिंपल सी बात बताऊँ, मैं खुद दुबई गया, मैंने भी चेकिंग की इसकी, और मैंने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और मैं नतीजे पर पहुंचा कि भाई हमारे चावल की एक्सपोर्ट क्यों कम हो गई, दूसरे लोगों की चावल की एक्सपोर्ट क्यों बढ़ गई। तो देखें, आपकी सेल उस वक्त बढ़ती है जब आप बायर को फैसिलिटेट करेंगे, बायर को फैसिलिटेट करेंगे। अब चावल की 5 किलो की थैली होती है, वो आप लेके चले जाएंगे, आपके घर पे भी यही आती है, मेरे घर पे भी यही आती है, वो पकाते रहते हैं, ख़त्म होगी दूसरी लेंगे, या एक वक्त में 2 लेकर आएंगे। तो यही करेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ पीपल स्टेइंग इन योर होम। तो हम ये करते हैं कि ये कर लिया, लेकिन अब यूएई जो है वहाँ का बाइंग पैटर्न मुख्तलिफ है, वहाँ पे ज़्यादातर लेबर है, और लेबर का मतलब है कि सिंगल वीज़ा पे रहता है, वही रहता है, फैमिली इसकी वहाँ पर नहीं है। और अगर वो सिंगल रहता है तो वहाँ गया किस लिए, वो पैसा कमाने के लिए गया है, 4 पैसे कमाएगा और यहाँ भेजेगा। तो वहाँ पर अगर वो लेगा पकाएगा, 1 घंटे का उसको टाइम मिलता है, अब वो नमाज भी पढ़ेगा, उसमें मुँह हाथ भी धोएगा, फिर खाना भी पकाएगा और वो खाएगा। अब 6-7 उसके बैठे रहते हैं खाने के लिए, तो वो अगर सबके लिए 6 के लिए वो बनाएगा रोज़ाना, तो उसको तो कमाने से रहा वो, बचाने से रहा वो। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये था कि एक आदमी एक वक्त में एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना खाता है, 200 ग्राम चावल खाता है एवरेज। तो 200 ग्राम चावल की थैली, और वो थैली जो होती है वो पार्क बॉइल्ड राइस की होती है। तो एक प्लास्टिक की थैली में उस उबले हुए चावल को पैक किया जाता है। अब जब फैक्ट्री में टाइम हुआ, तो फैक्ट्री में टाइम अगर 1 बजे लंच का, तो वो दुकान वाला करता है कि 12:45 सारों को माइक्रोवेव ओवन में डाल के करता है। जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, उसमें डालेंगे तो पट 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 से बड़े होते हैं, इस तरह से वो माइक्रोवेव ओवन में आधे डालेगा, फिर वो फूल के वो पूरा बन जाते हैं, ताकि 1 बजे लोग आएँ तो गरम गरम चावल मिले, और वो प्लास्टिक काटो और यूँ डाल दो, गरम गरम चावल तैयार मिले आपको। तो उसको पकाने का टाइम बच गया, और उसको बांटने का भी टाइम, इसलिए कि उसने तो 200 ग्राम का एक पैकेट लिया, वो महीने के पूरे वर्किंग डेज अपना इस तरह से खाना खा सकता है। तो कितनी सहूलत होगी उसे, पकाने का सारा धंधा बच गया इसका। तो अगर 10 लोग हैं तो 2000 ग्राम चावल हो गए।
तो जब 2000 ग्राम रोज़ाना चावल होंगे तो 10 दिन में 2 लाख ग्राम, मतलब ये कि 10 किलो 20 किलो। तो पार बॉइल्ड यहाँ पे लाहौर की कंपनी है गार्ड राइस, वो लोग बेचते हैं। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यूएई में देखें वापस कैसे चढ़ गई ऊपर। और फिर दूसरी बात, यहाँ आपने कहा कि हमारे चावल लोग अपना ब्रांड करके बेचते हैं। तो भाई देखें, एक मुल्क है हॉलैंड, हॉलैंड में एक अदालत है, वो आलमी अदालत कहलाती है, वो आलमी मसाइल पे काम करती है। तो आप अपना पेटेंट बनाएं और पेटेंट बनाकर आलमी अदालत में रजिस्टर कराएं, फिर किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपका ब्रांड ले सके। देखिए बांग्लादेश में गारमेंट के एक्सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या करते हैं, ये मैंने कमीज़ पहनी है, जी जी। ये काला पैंट पहना है मैंने। अब ये कमीज़ में ये ग्रीन कलर भी है, डार्क ग्रे भी है, वाइट भी है, ठीक है ना। ये पूरा कमीज़ एक है, ठीक है ना। कल भी मैं आपके सामने बैठूंगा, परसों भी आपके सामने बैठूंगा, रोज़ाना यही शर्ट पहन के बैठूंगा। आप भी फील करेंगे एक रोज़ाना यही कपड़े पहनते हैं। कपड़ों में मैला क्या होता है, ये कॉलर पे लाइन पड़ती है, ये मैली होती है, ये मैले होते हैं। बांग्लादेश एक शर्ट बनाता है, अमेरिका में एक शर्ट मिलता है $22 का, बांग्लादेश का शर्ट लेंगे तो वो मिलता है $26 का। तो आप कहेंगे मैं $4 क्यों ज़्यादा दूँ, मतलब 1000 रुपये ज़्यादा आप तो नहीं देंगे ना। जी लेकिन आप बांग्लादेश का शर्ट देखें, आप देंगे $4 ज़्यादा देंगे, तब भी आपको वो सस्ता पड़ेगा, तब भी आपको सस्ता पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा, अब मैं आप बैठा हूँ, आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कॉलर जो है ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये टिच बटन लगे हुए हैं, मैंने कट 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 निकाला और फिर ये इसी में से कोई एक ग्रे कलर का प्लेन ग्रे का टच बटन से लगा लिया, ये कफ्स लगा लिए। कल मैं आपके सामने बैठूंगा, आप कहेंगे दूसरा शर्ट पहना मैंने, परसों आएंगे फिर मैं वाइट कलर का प्लेन शर्ट लगा लूँ, कॉलर लगा लूँगा यहाँ पर। तो रोज़ाना मैं कॉलर बदल दूँगा और फिर कॉलर को बदल दूँगा। शर्ट मेरा 4 दफ़ा कॉलर धुलेंगे, मेरा 1 दफ़ा शर्ट जी धुलेगा। बिल्कुल। तो जितना कपड़े धुलेगा उतनी लाइफ उसकी कम होती है, तो मेरा कपड़ा कम धुलेगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो ये एक की कीमत में आपको 4 शर्ट मिल रहे हैं ज़्यादा, तो आप क्यों नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने इस डिज़ाइन को आलमी अदालत में पेटेंट कर लिया। तो अब मैंने आपको ये बता दिया, तो क्या आप नहीं बना सकते ये। बिल्कुल। अरे आप भी अपने अड़ोस पड़ोस बाज़ार में निकलें, आपके दर्जी होंगे, वो सब बना लेंगे, बड़े माहिर दर्जी हैं हमारे भी। आप बना के घर में तो पहन लेंगे, लेकिन कमर्शियल अगर आपने बनाया तो आपका तो हशर हो जाएगा, आलमी अदालत में वो आपको लेके जाएगा। फिर आप इतनी पेनल्टी लगेगी, इतनी पेनल्टी लगेगी कि आप फुटपाथ पर आ जाएंगे। आप 1 फैक्ट्री हो 4 फैक्ट्री हो, आप फुटपाथ पर आ जाएंगे। तो देखिए एक चीज़ होती है आपका दिमाग और आपकी अक्ल। आप जब बिज़नेस करने निकले तो सिर्फ ये नहीं हो कि ये लॉजिस्टिक ऐसी होती है, एलसी ऐसी होती है, बैनुल अक़वामी क़ानून क्या होता है, उसका किस तरह से आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं, वो चीज़ करें आप तो सारे काम कर सकते हैं, वरना नहीं। ये है जी लब्बे लबाब आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अत्तर अहमद साहब ने बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बताई हैं और आने वाले लोगों के लिए भी, और जो लोग इस वक्त हुकूमत में भी हैं वो भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं होगा, जब तक डॉक्टर साहब जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट्स कर लें या दूसरे लोग जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट्स कर लें, वो यूज़लेस होंगी। तो बहरहाल हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि अहल लोगों को जो है सामने लेकर आएँ, जो रिलेटेड फील्ड से बिलोंग करते हों, और वो ही उन चीज़ों को लीड करें, तभी हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है। तो मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कीमती वक्त हमें दिया है और काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।